बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बरह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौम से खिताब करेंगे और कौम को मुल्क की सियासत और मुआशी सूरत हाल पर एतमाद में लेंगे और ख़बर यह भी है कि बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सरबराही में, जिसके में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इजलास में किए गए फैसलों और उसके हवाले से ब्रीफ करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात फवाद चौधरी साहब ने बताया कि वफाकी काबीना को एक इलाकाई तकाबुल पेश किया गया कि जो पाकिस्तान के साथ खित्ते के दीगर ममालिक है, भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, वहाँ पर महंगाई और मईशत की क्या सूरत हाल है और पाकिस्तान का इस हवाले से की क्या सूरत हाल है। और ये फवाद चौधरी साहब ने बताया कि निस्बतन भारत और बांग्लादेश, अफगानिस्तान के पाकिस्तान में अशिया ज़रूरिया जो हैं इनकी कीमतों में कमी है और जो घरेलू आइटम्स होते हैं, जिसे हम किचन आइटम्स कहते हैं, वो कम की नरखों पे अवेलेबल हैं पाकिस्तान में एज़ कम्पेयर टू इंडिया और बांग्लादेश, अफगानिस्तान। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से भी अब एक फीचर बन गया है कैबिनेट मीटिंग का कि उसमें ब्रीफिंग दी जाती है और ये भी फैसला किया गया क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो अपने एलाइज़ हैं उनके इजलास की भी सदारत की, जो इत्तेहादी हैं जिसमें GDA है, MQM पाकिस्तान है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म, उनका नुमाइंदा वफ़द भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से मिला। और ख़बर यह भी है कि जो एक लेजिस्लेटिव एजेंडा है वो भी फेडरल गवर्नमेंट सोच रही है पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास बुलाकर उसको पास करवाया जाए। इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब ही ने खबर ही ब्रेक की थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कल कौम से खिताब करेंगे, अहम खिताब होगा, उस हवाले से भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा नैब के तरमीमी ऑर्डिनेंस पे कल हमने गुफ्तगू की थी लेकिन ज़रा तशनगी रह गई। आज ज़रा इस पर तफसीली गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस पर अब कानूनी और सियासी रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। और एक और जो आज की जो लेटेस्ट अपडेट चल रही है वो पाकिस्तान और नामीबिया का वर्ल्ड कप मैच है। पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल बेहतर नज़र आ रही है, उससे भी हम आपको लम्हा बलम्हा आगाह करते रहेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान को आज जीत होती है तो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेता है। 3 नुमाइंदा शख्सियात में से शरीक गुफ्तगू हैं। एक तजियाती नशिस्त का आज हमने एहतमाम किया, उनका तौर मैं आपसे करा देता हूँ। राजा आमिर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में जाने माने नाम हैं, नैब के साथ वाबस्ता है एज डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल। आपका बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ताहिर मलिक साहब, आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिक्स पे गुफ्तगू करते हैं और दीगर मौज़ूआत पे, और माशाल्लाह ख़ुद बच्चों को तालीम भी देते हैं एज ए लेक्चरर, एज ए प्रोफेसर। ताहिर मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। PJ मीर साहब, आप हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पर, अ वेरी वेल नोन एंड एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट, और आप भी प्रोग्राम से पहले गुफ्तगू होती माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए क्रिकेट में नुमाइंदगी कर चुके हैं वर्ल्ड कप और दीगर बैन-अल-अक़वामी मुकाबलों में, तो इनकी उस एक्सपर्टीज़ का भी आज हम ज़रा फ़ायदा उठाएंगे। PJ मीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बल्कि टू बिगिन विद आपसे ज़रा इब्तिदा कर लेते हैं PJ मीर साहब, सबसे पहले तो ज़रा पॉलिटिकल एजेंडा पे आते हैं। जैसे जैसे मैच सनसनीखेज़ लम्हात में दाखिल होगा तो उस पर भी आपसे कमेंट लेंगे। कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब कौम से खिताब करने जा रहे हैं, आपकी राय में कितना अहम है? क्योंकि हमने कल इस पे शो भी किया कि कलअदम तंजीम, TLP और गवर्नमेंट का भी मुआहदा हुआ है और हालात में बेहतरी आई है, नॉर्मलसी आई है, इंतशार की तरफ मामलात नहीं बढ़े। मुल्क की सियासत पर भी बात करेंगे और जो मईशत है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है मौजूदा हुकूमत का, महंगाई, उस हवाले से भी एक रिलीफ पैकेज अनाउंस करने जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे, आप समझते हैं वेल टाइम्ड है ये एड्रेस? बिल्कुल जी, बिल्कुल टोटली वेल टाइम्ड है क्योंकि आपने देखा है कि ऑपोजिशन ने काफी ये जलसे निकाले और उनके जो आप कह लो कि जो वोकल्स हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स वो काफी तकड़ी आ रही हैं। और आई थिंक दिस इज द राइट थिंग इन द राइट टाइम कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे और बताएंगे कि भाई ये क्या क्या वजूहात की वजह से प्राइस हाइक हो रही है, क्या क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किस मोड़ पे खड़ा है, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, आई एम श्योर उस पर भी ये बात करेंगे। आपको पता है कि अफगानिस्तान की सिचुएशन कैसे डेवलप हो रही है, इसमें भी बात करेंगे। सो आई थिंक ये बड़ी अच्छी चीज है कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और एड्रेस कर रहे हैं आप। और साथ साथ अभी आपने प्रोलॉग में कहा है कि इनके जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनके साथ भी एक बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं और नेशन को एड्रेस करते हैं तो उनके जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेना और उनको, मैं समझता हूं, उनकी राय भी लेना या उनसे पूछना, ये एक बहुत अच्छा एक प्रेसिडेंस ये सेट करे। सो ऑल टुगेदर टाइमिंग इज गुड। द प्राइम मिनिस्टर आई एम श्योर विल एक्सप्लेन कि क्या ये महंगाई क्यों है, और ये साथ साथ अभी आपने कहा सब
ये रिलीफ पैकेज दे रहे हैं, ये क्या सब्सिडाइज करेंगे ये पैकेज, या कहाँ से रिलीफ देंगे, हमें कहाँ से पैसा निकाल के शिफ्ट करके इसको अकोमोडेट करना है. सो आई थिंक ये ऑल टुगेदर इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग जो कि हमारे वजीर आजम इस वक्त करेंगे. आमिर अब्बास साहब, बिफोर गो टू नैब, आपके इस पे क्या कमेंट्स है जिस वक्त मुल्क की सूरत हाल है और जैसे बहुत ही हसास मामला था, ज़रा बता, आपकी माशाल्लाह लीगल और पॉलिटिकल एक अपनी ग्रिप है, आप समझते हो उस पर भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कौम को एतमाद में लेंगे? क्योंकि हमें जो खबरें आती हैं कौमी सलामती कमेटी का इजलास, वफाकी काबीना का, कोर कमेटी का, पीपल वांट टू नो, क्योंकि जो मुआहदा है उसकी तफसीलात मख्फी रखी गई हैं और ये कहा गया है कि जी उसके नताइज से पता चलेगा उस पर कितना अमल दरामद हो रहा है, और 800 से ज़ायद जो कलम तंजीम के कारकुनान है उनको रिलीज़ भी कर दिया गया. योर टेक सर. देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी प्राइम मिनिस्टर कौम से खिताब करते हैं किसी भी दौर में, तो अवाम की एक उनके साथ ये एक ख्वाहिश होती है कि वो कोई रिलीफ हमें देंगे. पब्लिक जो चाहती है कि अगर इस मुल्क का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो अगर खिताब कर रहा है, पर्टिकुलरली इस पीरियड में कि जब आपके यहाँ महंगाई वाकई ही बढ़ी हुई है, तो आवाम का फोकस होगा कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब आके हमें क्या रिलीफ देंगे. इस सिलसिले में जो उनके पैकेजेस हैं, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से सुन रहे थे कि अनकरीब बड़े अच्छे पैकेजेस आएंगे जिससे एक गरीब आदमी, एक मुतवसत दर्जे का आदमी, उसको एक रिलीफ मिलेगा. तो अगर तो वो पैकेजेस आ जाते हैं और एक सब्सटेंटिव रिलीफ मिल जाता है आवाम को, तो पीपल वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन गेटिंग द रिलीफ्स रादर देन के जी टीएलपी के साथ क्या हुआ और टीएलपी में क्या नेगोशिएशंस हुई. लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जनाब ये जो टीएलपी का था, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अल्लाह ने उसमें करम किया और वो बड़े अच्छे तरीके से लग रहा है कि अब ये सुलझ जाएगा. बाकी रहे कि अवाम का कोई ताल्लुक है कि जी वो जानना चाहेंगे इंग्रेडिएंट्स क्या थे उस माहदे के, दे आर लीस्ट बॉदर्ड. वो कहते हैं कि जी ये उनकी जरा मामूलात ज़िंदगी बहुत मुतासिर हो जाते हैं. 11-12 दिन जीटी रोड बंद हो, ट्विन सिटीज बंद हो. हमें तो तजर्बा है ना कि जब ये पहले आए यहाँ पे फैजाबाद में तो बड़ा इशू बना था, लेकिन अब देखना है कि उसको टैकल करना हुकूमत वक्त है. और हमारे यहाँ बड़ा ये कह दिया जाता है कि जी रिट ऑफ द गवर्नमेंट डजंट मीन कि आप अपने लोगों पे गोलियां चला दें, उनको मार दें, उनको खत्म कर दें. इट्स अ पॉलिटिकल इशू, इट्स मजहबी एक उसमें एलिमेंट था, तो उसको उन्होंने तरीके से ही टैकल करना था. इट इज ऑब्वियस कि टीएलपी एक इस मुल्क की अब एक बड़ी ना सिर्फ मजहबी जमात है, एक सियासी जमात भी है. गालिबन पंजाब में उन्होंने थर्ड लार्जेस्ट ये 2018 के इलेक्शन वोट लिए थे. तो कल का इमरान खान साहब का जो खिताब होगा उसमें जो फोकस, जैसे मैंने पहले कहा, अगर तो बड़े अच्छे हो 2-4 पैकेज, क्योंकि ऑपोजिशन और जो मुझे हुकूमत से थोड़ा सा ये है कि जो इनकी टीम है वो बता नहीं पाती शायद कि जनाब हम क्या क्या लोगों को दे रहे हैं. ये हेल्थ कार्ड्स, ये दूसरे ये जो चीजें दी जा रही हैं, एहसास प्रोग्राम, और ये भी सुना है कि जो एहसास प्रोग्राम है उसके हवाले से भी असूली मंजूरी काबीना ने आज दी है, तो ये टारगेटेड सब्सिडीज का. इमरान खान साहब के बाद उनकी टीम को भी चाहिए कि लोगों को आगाही दें कि जनाब इतना कुछ ये हुकूमत कर रही है और किस सिचुएशन में, किस इंटरनेशनल क्राइसिस में, कोविड के दौर में जहां पे दुनिया में आपके यहाँ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं माशी. तो ये तमाम चीज़ें इमरान खान साहब के बाद चाहिए कि उनकी टीम भी इसको आवाम तक लेके जाएं. एंड आई बिलीव कि कल शायद खान साहब एक अच्छा पैकेज देंगे. ताहिर साहब, योर कमेंट्स एंड देन वी प्रोसीड फॉरवर्ड अबाउट के हुकूमत के लिए और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का मत में नज़र, उन्होंने बहुत दफ़ा कहा है कि वो ये इम्पोर्टेड इसमें अंसर बहुत ज़्यादा है इन्फ्लेशन में, और पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ी हैं. आज तकाबली जायज़ा भी पेश कर रहे थे, लेकिन जो सियासी मुखालफिन है वो कहते हैं कि अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम हैं लेकिन उनकी पर कैपिटा इनकम हमसे ज़्यादा है व्हेन इट कम्स टू बांग्लादेश और इंडिया. क्या कहेंगे सवाल? एक ये भी है, और दूसरा इन्फ्लेशन की जो सतह है वो पूरे साउथ एशिया में वो भी हमारी अलार्मिंग है. और ये कि चीज़ों की कीमतें, ये बिल्कुल सही कहा कि जो सियासी हुकूमतें होती हैं, और इमरान खान साहब को भी इस चीज़ का एहसास है कि वो पब्लिक पल्स के साथ उनका गहरा रब्ता होता है. तो मेरी ये तजवीज़ है कि वो एक फोरम ये भी है, यूएस प्रेसिडेंट रेडियो से खिताब के ज़रिए आवाम से मुखातिब होता है, रवायत है टीवी के ज़रिए भी, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ये खिताब करना चाहिए और वो लाइव टेलीवाइज हो जाएगा. इस तरह आप जमहूरी इदारों को भी मजबूत बनाते हैं. जहाँ तक ये बात है, रिलीफ टारगेटेड सब्सिडीज़ होनी चाहिए. अब आप देखें कि ईरान में
जो डायरेक्टली तंदूर को आटा सब्सिडाइज स्टेट देती है और रोटी की कीमत वहाँ 10-20 साल से उन्होंने उसको सब्सिडाइज किया हुआ है। तो हमें ऐसे सोचने होंगे। राशन कार्ड स्कीम एक थी, पाकिस्तान में भी रही और सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी रही, कि आप डॉक्यूमेंट करते हैं कि ये जो हम सब्सिडी दे रहे हैं ये बंदा किस मिडिल इनकम ग्रुप से है, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप से है, इसके कितने बच्चे हैं, और फिर उसको आप टारगेट करते हैं। हमारे पास वो डाटा पॉवर्टी का है, वो एहसास प्रोग्राम के पास है, नादरा का है। तो आम आदमी को रिलीफ देने के लिए ये सारी चीज़ें हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी जो चीज़ है, जो खाने पीने की चीज़ें, मसलन पाम ऑयल हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो इस पर डेलिब्रेशन भी हुई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इसका नोटिस भी लिया था कि टैक्सेस कम करके भी हम उनकी प्राइस को स्लैश कर सकते हैं। तो ज़रूरत इस अमर की भी है कि जो शुगर के ऊपर इंक्वायरी हुई और फिर एक हुआ कि हम इससे ऊपर कीमत नहीं जाने देंगे, तो उसको भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए कि वो 90 का फिगर क्यों क्रॉस हुआ और अब वो उसमें जो प्राइस हाइक आई है क्यों है। तो इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी चाहिए और दूसरा आउट ऑफ बॉक्स भी चीज़ें चाहिए ताकि हम प्राइस स्लैश कर सकें। और जो दूसरे इस तरह की लोगों की सैलरीड क्लास है उसकी तनख्वाह में इजाफा हुआ है गवर्नमेंट का, तो वो तो इसको एडजस्ट कर गए हैं। जो दूसरी तबकात है उनको भी रिलीफ हमें देने के लिए सोचना होगा। और तीसरा जो आपने ये धरने से मुतालिक बात ये की, ये भी ठीक है, इसको वो कल मेरे ख्याल से इत्माद में भी लेंगे। इस सारी सूरत हाल में जो माशी और सियासी चैलेंजेस हैं और जो जहाँ डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, तो ये बड़ा एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि लोगों का जानने का हक है कि मेरी ज़िंदगी मफलूज क्यों रही है, रियासत ने मुआहदा किया है। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारे और उनके दरमियान, हम एक जमहूरियत में। और तीसरा ये है कि जो राजा साहब कह रहे हैं, मैं इनसे ज़रा इख्तलाफ इस तरह करूँगा कि अपने लोगों के ख़िलाफ़ हमने सवाद में भी ऑपरेशन किया, ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब किया। अगर अपने लोग, ये धरती हमारी माँ है, तो अगर बच्चा माँ पे हमला आवर होगा तो उसके प्रोटेक्ट में माँ को भी उस बच्चे को फिर बताना होगा। ये इसमें अगर आप रियासत पे यलगार करेंगे तो रियासत अपनी बाहें नहीं खोलेगी, वो उसका जवाब देगी। और दुनिया की तारीख में जब रियासत इमर्ज हुई है तो उसने इसी तरह गैर रियासती अनासर को शिकस्त दी है तो रियासत इमर्ज हुई। तो ये कंप्रोमाइज़ से निकल के इन सवालात भी उठाने चाहिए कि हमारी रियासत को कमज़ोर करने वाले वो कौन से अनासर हैं। क्या उनका एजेंडा कोई फॉरेन तो नहीं है जो 2 दिन पहले हमें मिनिस्टर बता रहे थे? क्या वो गुमराह हुए लोग तो नहीं है? इस पर रियासत को सोचना चाहिए, किस एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, रूरल हैं, अर्बन है, इसके ऊपर सोशियोलॉजिकल रिसर्च होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इस पे जरूर होनी चाहिए, इन डेप्थ एनालिसिस होना चाहिए। पीजे मीर साहब, सर आपसे मैं जानना चाहूँगा, सेकंड राउंड में हम अपने आते हैं। आपने बड़ा अहम नुकता उठाया था कि जो एहसास सब्सिडी प्रोग्राम का कल प्राइम मिनिस्टर जो अनाउंस करेंगे, क्योंकि आज काबीना में इसकी अप्रूवल भी दी गई और तखफीफ गुर्बत के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको कानूनी शक्ल देने की भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए पैसा, ज़ाहिर बात है सबसे बड़ा इशू यही है कि फिस्कल स्पेस कितनी होगी। आप समझते हैं ये जो सऊदी अरब की तरफ से एक फाइनेंशियल पैकेज आया है उससे कोई हमें स्पेस मिली है, उससे इम्पैक्ट तो आया है? हमारा जो डॉलर के हवाले से रुपए की गिरावट थी उसमें कमी वाक़या हुई है, इससे फ़ायदा होगा। और 1.2 बिलियन डॉलर जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर भी एक उन्होंने पैकेज दिया है फॉर 1 ईयर। क्या कहेंगे सर, इससे कोई स्पेस मिलेगी? और पाकिस्तान, क्योंकि साथ साथ IMF के प्रोग्राम को भी इसी हफ्ते शौकत तरीन साहब ने कहा कि हतमी शक्ल भी दे दी जाएगी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए जी, आपको एक टेम्पररी रिलीफ तो मिल गया है, लेकिन हमने इस टेम्पररी रिलीफ पे बैंक नहीं करना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सऊदी अरेबिया, आई थिंक ये ऐसा मुल्क है कि जिसने पाकिस्तान को हमेशा 11th आवर पे आके आपकी मदद की है। हम एक्सपेक्ट करते थे और करते हैं कि शायद अमेरिका हमारी आके मदद करेगा या चाइना करेगा या खैर रशिया तो अभी इतना नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सऊदी अरेबिया हैज प्रूवन टू बी अ ट्रू फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान जबकि डायर स्ट्रेट्स में। तो इस वक्त नेचुरली हमारी इकोनॉमी देखें, हम सिर्फ एक चीज को देखते हैं पाकिस्तान में बैठ के कि ओ जी महंगाई हो गई है, ये हो गया, फलाना हो गया। और भाई महंगाई पूरी दुनिया में हुई है, लेकिन उसको आप टैकल करते हो, उसको आप मैनेज करते हो। ये जो जहां हमारा एक फॉल्ट लाइन रहा है, हमारी मैनेजरियल जो प्रॉब्लम्स हैं, इसको हमने ओवरकम करना है। इसको जब आप ओवरकम करोगे, पाकिस्तान इज सेल्फ सफिशिएंट, इसके पास हर चीज मौजूद है, लिक्विडिटी भी मौजूद है, लेकिन इसको सिर्फ मैनेज करने की बात है। अब फॉर एग्जांपल, अब सऊदीज ने आपको दे दिया है ये इंटरिम रिलीफ, आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? देखो, नंबर 1,
आपके पास एक जो आप कह रहे हो सजेशंस आ रही हैं कि जो पेट्रोलियम टैंकर्स हैं, ये आप पोर्ट कासिम ले लो या इधर से ग्वादर से ले लो, जहां भी आपका तेल आ रहा है, आप सिर्फ एक चीज कर लो कि ये पेट्रोलियम वालों को जो आप 4 रुपए दे रहे हो ट्रांसपोर्टेशन का, इनको 1 रुपया देना चाहिए। ये 3 रुपया जो वो है तो पहले ये हड़ताल पे जाने के लिए तैयार बैठे सर, पेट्रोलियम के जो टैंकर्स वाले एसोसिएशन है उनकी मैं खबर पढ़ रहा था। तो अच्छी बात है अगर ये कहें, लेकिन उसके बाद आपकी रिफाइनरी आती है, रिफाइनरी 2 रुपए लेता है आपसे, ये जाता है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर। हमने इन चीज को पहले अपने घर को आप ठीक कर लो, हमारे पास हर चीज मौजूद है, और हम लकी हैं कि आपके पास एक ईमानदार वजीर आजम बैठा है। यू आर वेरी फॉर्चुनेट, आई एम टेलिंग यू। अब इसके पास एक अच्छी टीम आनी चाहिए, और जो अभी हम बात कर रहे थे, ये जो कंफ्यूजन हो जाती है, केओस आ जाता है मीडिया के अंदर हर जगह, आपके पास एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी वजीर आजम इंस्ट्रक्शंस देते हैं या बात करते हैं अवाम के पहुंचाने के लिए, इट शुड ओनली कम फ्रॉम द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एंड नो अदर मिनिस्टर, बिकॉज दे आर नॉट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इज द इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री। सो अगर आप ये पीजे साहब कहता है कि माजरत अगर 50 के करीब चैनल्स होंगे और मुख्तलिफ सोशल मीडिया भी होगी, तो आप समझते हैं कि एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कैन हैंडल ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया आउटलेट्स? वुड इट बी पॉसिबल? टू बी अनवर, दैट इज द वे इट हैज टू बी। देखो ना, आपने एक एसओपी करना है। हाउ कम मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर इज टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान? और भाई आप जो आपने बात करनी है, फिर मिनिस्टर को चाहिए हर चीज एक्सप्लेन करे गवर्नमेंट की। एक लाइन आएगी, कंफ्यूजन नहीं होगी, 4 लाइनें आएंगी, मिस इंटरप्रिटेशन होगी, और जैसे आपने कहा है कि हर चैनल फिर एक इसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ले लेगा। एक जब आती है बात, उसमें एक क्लैरिटी होती है, क्लैरिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंड ऑफ कोर्स एक आवाम के पास सही बात आती है, एंड एट द सेम ब्रेथ ऑपोजिशन के पास भी वही चीज आती है। पीजे, आपने ऑपोजिशन की बात की, बिफोर आई गो टू राजा अमीन अब्बास, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पीडीएम जो महंगाई पे जलसे जुलूस कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी भी रैलियां निकाल रही है, आप समझते हैं उसका भी प्रेशर है गवर्नमेंट पे? पीजे मीर साहब जी सॉरी, देखिए इनका काम है, पीडीएम हो या ऑपोजिशन पार्टी हो, इनका राइट है, इन डेमोक्रेसी इनका राइट है, करें एहतजाज करें, बट आई वुड से कि यार एहतजाज रोड पे आपके क्या करें, आप आके एक ऐसी कंस्ट्रक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव डिबेट करें पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट किस लिए है? पार्लियामेंट इज नॉट मेड कि जी आप एक दूसरे पे वो पत्थर उछालें और आप एक कंस्ट्रक्टिव बात ना करें। हर बंदा पार्लियामेंट में अपनी बात कर रहा है, भाई अवाम की बात करो, अवाम के ऊपर ये ऑपोजिशन का काम है, ये जो अभी एहतजाज कर रहे हैं, ये क्वेश्चन करे गवर्नमेंट को, अब भाई ये कीमत क्यों बढ़ गई है, ये प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन आवर में वजीर आजम आए, अपने इनके जवाब दें। इस तरह आपकी डेमोक्रेसी चलती है। यहाँ पे आपने है कि क्वेश्चन आवर में प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने वैसे वादा तो किया था, लेकिन फिर हमारे जो पार्लियामेंट का माहौल है उसको पहले बहुत इंप्रूव करना होगा। मैं राजा अमीन अब्बास साहब आपके पास भी जानना चाहूंगा कि जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस आया है सर, इस पर भी बड़ा पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहा है। रजा रबानी साहब हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, वो कह रहे हैं कि ये एक माह में, कल हमने जस्टिस रिटायर्ड शाह खावर साहब को भी लिया था, वो भी बहुत ज़्यादा मुतरज़ थे और वो कह रहे थे कि एक माह में दोबारा ऑर्डिनेंस नया लाना और तरमीमात करना। पहले आपका कमेंट चाहूँगा, आप समझते हैं ठीक हुआ है और इसमें कुछ ऐसी कबातें थी जिनकी दुरुस्तगी के लिए दोबारा लाया गया, इसको तरमीम की गई? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली बात आपने की कि जी अपोजिशन तमाम पार्टीज़ की आपने बात की कि जनाब ये जो अमेंडमेंट्स आई हैं, पहले 6 अक्टूबर को आई थी, एक अभी आ गई, इस पे उनको बड़ी एतराज़ात हैं, वो बड़े इस पे सीख ख्वाह हो रहे हैं। तो ज़हन में एक बात रखिए कि मेजॉरिटी जो केसेस हैं, क्योंकि पिछले 15, 20, 30 साल से ये दोनों पार्टीज़ ही हुकूमत करती आ रही हैं और मेजॉरिटी केसेस इनके ऊपर हैं, और जो इसको अगर हम देखें, जो मोस्ट ऑफ दी इसका जो जंग जो होगा, जो इसका फल होगा, वो अपोजिशन को मिलेगा, क्योंकि इन तरामीम से बहुत से केसेस ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। कल तो था कि जी इस तरमीम के बाद जो है वो आसिफ जरदारी साहब, शाहिद खाकान साहब, वो केस नहीं ख़त्म होंगे, चलेंगे। नहीं, वो केस अपनी जगह चलेंगे, उनके केसेस और हैं, लेकिन उसके अलावा जो केसेस हैं उसमें इन्हें रिलीफ मिल रहा है। और यही वजह है कि अगर ये इतने सीखपा हो रहे हैं, इतना शोर शराबा कर रहे हैं, टीवी पे इतनी ऑप्टिक्स दे रहे हैं अपोजिशन वाले, व्हाई डोंट दे गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड चैलेंज दीज 2 अमेंडमेंट्स 6 अक्टूबर की
और अभी की ये इस्लामाबाद नहीं हाई जा- कोर्ट में चैलेंज तो मेरा ख्याल प्राइवेट बंदा कोई भी जा सकता है, बट एज ए पार्टी जाए ना कि जनाब हम इससे एग्रीव्ड हैं। यकीन कीजिए कि ये उससे एग्रीव्ड नहीं है, क्योंकि उसमें इन सबका फायदा है। और जी नैब के जो कवानीन हैं दुनिया भर में मजबूत किए जा रहे हैं कि इनको सख्त से सख्तर बनाया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो तरामीम आई हैं इससे नैब के कवानीन को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया है। आपके इल्म में है ब्यूरोक्रेसी को इसमें काफ़ी सारा रिलीफ दे दिया गया है, बिजनेसमैन को दे दिया गया है। और अब पहले तो इन्होंने जल्दबाजी थी, मुझे नहीं पता क्या था कि जो इन्होंने प्राइवेट पर्सन, ना सिर्फ प्राइवेट पर्सन के वो प्राइवेट पर्सन के जो चीटिंग करता है पब्लिक के साथ, चीटिंग पब्लिक एट लार्ज जिसको कहा जाता है, कि जैसे हाउसिंग स्कीम्स होती हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन वो 1000 फाइल बेच देता है। उनके पास एक ही मदावा था कि वो नैब में दरखास्त देते थे, उस बिल्डर को या उस प्रोजेक्ट का जो ओनर होता है उसे नैब बुलाती थी कि जनाब आपने ये अरबों करोड़ों रुपए तो ले लिए, कहाँ है वो ज़मीन, तो वो रिकवरीज होती थी। इसी तरीके से मुदारबा में बहुत सी फर्म्स ऐसी प्राइवेट बन गई थी कि जो लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी उनको कहती थी लाइए हमारे पास, हम आपको 50%, 40%, 60% इस पे प्रॉफिट देंगे, एंड अल्टीमेटली 1 या 2 माह देने के बाद वो भाग जाते थे। तो उसको भी नैब की अब इस पे वापस ले आए उसको। नैब की जुरिस्डिक्शन से निकाल अब दिया एम्बेड गया में ले था। आए। अब इसको दोबारा से इस एम्बिट में ले आए कि जनाब गरीब आवाम का तो यही एक उनको उम्मीद थी कि नैब कुछ दिलवा देगी। नंबर 2, इसमें एक और बेहतरी की कि इन्होंने एक बेल की कंसेशन दी कि जो आपका ट्रायल कोर्ट है वो भी बेल दे सकता है। लेकिन दुनिया में बेल जो दी जाती है वो ये दी जाती है कि एक फैसिलिटी होती है, एक ह्यूमन राइट के हिसाब से दिया जाता है कि अभी तो साबित भी नहीं हुआ, इससे सलाखों के पीछे इतना अरसा मत रखिए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि जी आपको जमानत तो देगा, लेकिन जमानत के इव्ज जो आप श्योरिटी रखेंगे या जो बेल बॉन्ड होगा या जो मचलका देंगे, वो जितने अमाउंट का रेफरेंस होगा उतना आप इधर आके श्योरिटी देंगे। उसमें प्रॉब्लम ये थी कि आप अगर नैब तो आंखें बंद करके रेफरेंस बना के फेंक देता है, किसी के खिलाफ 1 अरब का, किसी के खिलाफ 10 करोड़ का। तो वो ये था कि जनाब अगर आपके खिलाफ 10 करोड़ का है, आप ग्रेड 16 या 17 के ऑफिसर हैं, आप कहां से 10 करोड़ की श्योरिटी लाएंगे। वो चीज भी इन्होंने वापस कर ली और अब जो ट्रायल कोर्ट है उसके सवाबदीद पे कर दिया कि वो जितना अमाउंट फिक्स करता है दिस इज गुड। ये लेकिन जो चेयरमैन नैब के हटाने का है उस पे बड़ा नुकात उठ रहे हैं। उस पे ऑब्वियसली एक क्वेश्चन मार्क सदर साहब को इख्तियार मिल गया। उसमें इनके पास 2 ऑप्शंस थी। एक चीज तो ध्यान में रखिए कि इससे पहले जो कहा जा रहा है ना कि जी इख्तियार सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से लेके सदर को दिया गया, दिस इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे पहले इबहाम था कि नैब के कवानीन में यह था कि चेयरमैन नैब को उन्हीं ग्राउंड्स पे निकाला जा सकता है कि जिन ग्राउंड्स पे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाला जाएगा। ठीक है, बट ये नहीं डिफाइन किया था कि कौन निकालेगा। ओके, हु वुड बी द अथॉरिटी के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल निकालेगी या कि कोई और निकालेगा। तो जैसे कि इसमें होता है आपके ये जो से हैं अकाउंटेंट जनरल के या उसके अलावा दूसरे ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का, उसमें लिखा है कि इन द मैनर अ जज, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का निकाला जाता है उसी मैनर में आपके इसको ऑडिटर जनरल को निकाला जा सकता है। Okay. यहां पे मैनर नहीं लिखा, ऑन द ग्राउंड्स लिखा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक भेज दिया अटॉर्नी जनरल को कि जी बताइए इसको आप रेफरेंस तो भेज दिया, ये रेफरेंस में निकालेगा कौन। तो उस इबहाम को दूर करने के लिए इन्होंने कहा कि जी सदर ममलिकत। लेकिन अब आगे इन्हें प्रॉब्लम्स आएंगे कि क्या सदर ममलिकत खुद इंक्वायरी करेगा, खुद बुला लेगा चेयरमैन नैब को, खुद को ही उसके सवाल जवाब करेगा, या ये रूल्स इनको फ्रेम करने पड़ेंगे। और नंबर 2, इससे ये प्रॉब्लम आएगा कि नैब को, जिसको कहा जाता है कि जी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट है, वो किसी हुकूमत के अंडर नहीं आ रही, ऑटोनोमस बॉडी है बिल्कुल, उसको आपने एक तरीके से चेयरमैन नैब को सदर ममलिकत नॉर्मली जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उन्हीं के होते हैं। तो अब ऐसी सूरत-हाल में उसकी इंडिपेंडेंस पे एक क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। हाँ, ये किया जा सकता था कि आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को ही ये कहते हैं कि आप ही को इख्तियार है कि आप 5 या 6 जजेस बैठे हैं, आप इन्हें फारिग कर सकते हैं, आप इन्हें निकाल सकते हैं, कर सकते थे। बट दे चोज कि नहीं प्रेसिडेंट। तो इस पे अब थोड़ा सा एक बात चलेगी
और लेट्स सी कि अगर ये चैलेंज होता है तो इसको सुप्रीम कोर्ट किस एंगल से किस एंगल से देता है। साहब, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पे आपके भी कमेंट्स चाहूँगा। आप समझते हैं कि जो प्रेसिडेंट साहब को इख्तियार दिया है और जिस इबाम की बात की थी, और आज फवाद चौधरी साहब से भी जब ये सवाल हुआ तो उनका सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑब्जर्वेशन आई थी, इसलिए सदर मुमलिकत को इस हवाले से इख्तियार दिया गया है। मेरी ज़ाती राय में एक तो राजा साहब ने ये जो कहा कि इस बिल से अपोजिशन को रिलीफ मिला है, तो ये तो बड़ी एक न्यूज़ है कि गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है अपोजिशन लीडर्स को कि वो नैब के जो ऑर्डिनेंस में चेंजेस हो रही हैं उससे रिलीफ में, फिर ये एक सारा जो एडिफिस है वो इसमें चेंज हो जाता है। दूसरा जो बात है कि अपॉइंटमेंट का भी तरीका कार, उससे मैं ज़ाती तौर पे मुतमिन नहीं हूँ कि गवर्नमेंट और अपोजिशन मिल के कर लेंगे, और रिमूवल पे भी नहीं। इसका होना ये चाहिए मेरी राय में कि जो पार्लियामेंट है वो सॉवरन इदारा है, उसके अंदर कमेटीज़, अभी आपने अमेरिका में देखा है जितने आप बासर हो वहाँ कमेटीज़ के अंदर मामला जाना चाहिए, आर्म सर्विसेज और वो कमेटी की डिफाइन शोराफाक हियरिंग हुई थी अमेरिका में। तो इसमें एक ये भी है कि अगर एक बंदा जो है वो लीगल फ्रेटर्निटी से है, रिटायर्ड जज है, तो वो बेंच में ही वाज वन अमंग द इक्वल। तो पार्लियामेंट को जब हम सुप्रीम और सॉवरन मानते हैं तो फिर उससे बड़ा कोई फोरम नहीं है। पार्लियामेंट अगर रियासत हाउस लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ही तय करते हैं ना। जो तो वो तय करते हैं उसमें ठीक कायदे ईमान और कायदे, लेकिन कोई कमेटीज़ के अंदर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट हो तो वो ज़्यादा मुनासिब। जिस तरह अमेरिका में है कि जजेस की जो नॉमिनेशन है और उनके ऊपर जो स्क्रूटनी है वो भी पार्लियामेंट्री कमेटी का, जजेस की है ना पार्लियामेंट्री कमेटी की, नहीं है वो। अच्छा। वो जो उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब ने काफ़ी चीज़ें वो चेंजेस और उन्होंने पावर, वो ये सारी चीज़ें जो हैं एड्रेस होनी चाहिए। तीसरा जो हमने ब्यूरोक्रेसी को इसमें से निकाल दी है, तो एक आम तासर है कि सिर्फ इस मुल्क में सियासतदान का इंतसाब होगा। अब आप बताएं कि ब्यूरोक्रेसी के तावन के बगैर इस मुल्क में करप्शन हो नहीं सकती। समरीज कौन बनाता है और प्रोक्योरमेंट के और कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड के टर्म्स ऑफ रेफरेंस कौन बनाता है, वो सारे के उसकी ब्यूरोक्रेसी की मावनत होती है। ठीक। तो अगर आप उनको भी निकाल रहे हैं, सिर्फ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल है और बाकी लोग अकाउंटेबल ही नहीं है, तो फिर जिसके पास सिस्टम में सबसे ज़्यादा पावर है, सबसे लेस वो अकाउंटेबल है। तो ये सारा इस पर इसकी में जो कानून साजी का हमें तरीक़ाकार नज़र आ रहा है, इसमें सोसाइटी पे भी एट लार्ज इस पर डिबेट होनी चाहिए, विद इन द पार्लियामेंट भी होनी चाहिए, कमेटी में भी होनी चाहिए, मीडिया में। जब चंद लोग जो हैं बड़े ब्रेन्स हैं वो लीगल, वो यहाँ अपने दफातर में ये बिल बना रहे हैं, ये लॉ मेकिंग का कोई पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस नहीं है। ये पीजेपी साहब ये पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस की बात की है। वैसे ये मेरे ख्याल में हमारे आइन का हिस्सा है ऑर्डिनेंस लाना, लेकिन कहा जाता है कि प्रेफरेबल तरजीह होता है कि जब पार्लियामेंट है तो आप उसको एक्ट ऑफ लॉ के तौर पर लेकर आए। और जब पहले भी 6 अक्टूबर को ऑर्डिनेंस लेकर आए थे तो उस वक्त भी हत्वे तनकीद ठहराया जा रहा था कि पार्लियामेंट में सिक्योरिटी डिबेट किया जाता है। मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। एक कमेंट मैं देना चाहूंगा कि नैब की तश्कील भी ऑर्डिनेंस के जरिए हुई थी, उस वक्त असम्बली थी नहीं, वो चंद ब्रेन्स ने यहाँ बना दिया हुई थी। तो अब इसको हमने क्या परमानेंट फीचर हो गया कि इसी तरीके से हम लॉ मेकिंग करेंगे। जी पीजेबी साहब, आप सर क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या बेस्ट वे फॉरवर्ड होगा और नैब का जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है इस पे आपकी क्या राय है? देखें, जब एक इनकम्बेंट गवर्नमेंट कोई भी होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जो ऑपोजिशन होती है उसका एक ओपिनियन होता है। तो मैं समझता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओपिनियन जब ये दोनों बैठ के whether in standing committees, whether in parliamentary committees, जब ये एक आपस में मुशावरत करेंगे, and don't forget जो भी opposition हो शायद वो कभी पार में आए ना आए, लेकिन theoretically and practically it is the government in waiting. So आपने जब आप state के लिए सोचते हो, incumbent government and the opposition have to sit together कि ऐसे आप उस point पे आए कि कल अगर वो government में आते हैं, so ease of doing work is lot easier. ये अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर एक ट्रस्ट डेफिसिट है। ये ट्रस्ट डेफिसिट इसलिए आप नैब के चेयरमैन की बात करते हैं, वो एक डिबेटेबल एक इशू बन जाता है, कोई जज की बात करते हैं वो डिबेटेबल बन जाता है, कोई आप चेयरमैन कहीं लगाते हैं वो डिबेटेबल बन जाता है। हमें इससे निकलना है। पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस तरह अभी मलिक साहब कह रहे हैं, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, वहीं से आप लॉज बनेंगे एंड उसके बाद इंप्लीमेंटेशन आपकी कोर्ट्स करेंगे। हम क्या करते हैं, वी ट्राई एंड मिक्स अप, एक खिचड़ी हमने बना ली है कि जिसके अंदर बड़ी एम्बिग्विटी है, और यही वजह है कि आपका कोई काम नहीं होता इस मुल्क के अंदर। देखो ना, ये क्यों नहीं होता, क्योंकि आप अनवार 3 चिटें, 2 टेलीफोन कॉल्स और उसके बाद 3 सिफारिशें लाएंगे तो आपका एक काम होगा। तो इन्होंने बड़ी सही बात की है, ब्यूरोक्रेसी। हम तो पॉलिटिशियंस को पकड़ लेते हैं ना, भाई करप्ट है ये वो। व्हाट अबाउट द पीपल हु आर एक्चुअली इन द इंजन रूम?
आपकी मिनिस्ट्रीज आर द इंजन रूम ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो उसके अंदर आपने पकड़ना है इन लोगों को कि जो एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे। दिस इज इंटेलेक्चुअल करप्शन, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। तो आपने इसको भी तो कहीं कब करना है ना। आप इस पे हमने कोई तवज्जो नहीं दी है, इस पे देनी है। और मैं समझता हूँ इमरान खान आज हमारे वजीर आजम है, यार लेट अस गवर्नमेंट गो, लेकिन ही हैज टू टैकल दिस फॉर द कंट्री। तो जब आप इस नजरिए से आगे आओगे, मैं समझूंगा कि हम तो बात करते हैं ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आप ईज ऑफ डूइंग वर्क फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री इज लॉट इजियर। सो ये ऑर्डिनेंस चेंज कर दिया, उधर कर दिया। SFO ये एक डिपार्टमेंट है ब्रिटेन में, इसको कहते हैं सीरियस फ्रॉड ऑफिस। नैब जैसे इदारों का काम होता है कि पब्लिक टाइम वेस्ट ना करें आप, उसका टाइम होता है, उसका काम होता है कि आप नेगोशिएट करें, पैसे दे दो और उसके बाद आप चले जाओ, फिर जो मर्जी आपने उसको करो, ये काम होता है। लेकिन टू प्रोसिक्यूट एंड कंटिन्यू लिंगरिंग ऑन, उसमें यह होता है कि आप इतना बड़ा मुल्क के अंदर एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट कर देते हो बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन कि हर तरफ एक तसादुम पड़ जाता है। कोई मार्चेस इधर से निकाल लेता है, कोई इधर से कुछ कर लेता है। सो मैं समझता हूं इसको आप सोचो कि ये नैब इसकी वर्किंग क्या होनी चाहिए। मेन चीज है negotiate and get the money। इसका ये काम नहीं है to persecute and just target people। ये इमरान खान भी कहते हैं भाई तुम पैसे वेलकम बैक व्यूअर्स। ज़बरदस्त खबर है। अब ब्रेक पर जाने से कबल हमने आपको बताया था कि हम जो पाकिस्तान और नामीबिया का वर्ल्ड कप मैच है उसके हवाले से आपको अपडेट देंगे। अब शानदार कामयाबी पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह हासिल की है, 45 रन से शिकस्त दी है। चौथी कामयाबी है T20 वर्ल्ड कप में और इस कामयाबी की बदौलत पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सेमीफाइनल्स में पहुंच गया है। आखिरी अब पाकिस्तान का टाकरा रह गया स्कॉटलैंड से, उसको भी इंशाल्लाह जब पाकिस्तान हराएगा तो फिर टेबल पे टॉप आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है, तो इस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। और PJ मीर साहब, ताहिर मलिक साहब और राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी ज़रूर राय लेंगे क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट ऐसी चीज़ है जो हर पाकिस्तानी को इफेक्ट करती है और हर कोई स्कोर ज़रूर पूछ रहा होता है। लेकिन लीना मुइज़ साहबा जो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, पहले इनका एनालिसिस ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम लीना। जी अस्सलाम वालेकुम लीना, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? चलिए आपसे मेरे ख्याल दोबारा हम राब्ता करते हैं। PJ मीर साहब, सर आपका तारुफ हमने कराया था, आपने पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई है, सर क्या कमेंट करेंगे? एक हल्की ऑपोजिशन थी, पाकिस्तान ने आज पहले टॉस जीतकर बैटिंग की, 190 का टारगेट दिया और 145 रन से शिकस्त दी है। इस मैच के हवाले से आपका क्या कमेंट है और फिर जो पाकिस्तान की प्रोग्रेशन है उस पर आप क्या कैसे देखते हैं इनको आगे जाते हुए? देखें, ये किसी की भी गेम हो सकती है। जब हम कहते हैं कि भाई नामीबिया एक हल्की ऑपोजिशन है, आप देख रहे हैं कि डिफरेंस क्या है 45 रन का, ये कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हमें ऐसी टीमों के साथ और जबरदस्त तरीके के साथ खेलना चाहिए ताकि लोगों को भी बताएं कि इनको जिनको हम क्रिकेटिंग टर्म्स में मिनोस कहते हैं जी, कि मिनोस शुड नॉट कम आउट एंड बिकम हॉक्स। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पाकिस्तान ने थोड़ी कंप्लेसेंसी दिखाई है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस गेम्स, जहां जबरदस्त किस्म का इन्होंने मुकाबला किया। लेकिन यहाँ फील्डिंग भी मेरी नजर में इंटरनेशनली फ्लॉपी थी। इट कुड हैव बीन अ लॉट बेटर, बट एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट इज व्हाट मैटर्स। सो आई थिंक ये अच्छी विक्ट्री है बिकॉज पाकिस्तान वैसे ही क्वालिफाई कर गया था। लेकिन ऐसी टीमों के साथ हमें इनको, वो कहते हैं ना, सांस लेने की जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब आपने इंडिया जैसी टीम को, न्यूजीलैंड जैसी टीम को और अफगानिस्तान जैसी टीम को जब आप ये हराया है तो मैं समझता हूँ नामीबिया तो कुछ नहीं है। तो इसके अंदर आपको और अपना, मैं समझता हूँ कि एग्रेशन दिखानी चाहिए। आज बड़ी खुशी हुई है मुझे कि हफीज जो कि टॉप स्कोरर है इस T20 के कंपटीशन के अंदर, आज उन्होंने जो क्रिकेट खेली है एब्सोल्युटली इमैक्युलेट क्रिकेट, और जो इनके जो क्रिटिक्स है उनके सारों के मुंह बंद कराए। दूसरा अपना अली, जो आसिफ अली है, माशाल्लाह इसने तो एक, वो कहते हैं ना, इसका तो नाम ही डल गया द फिनिशर। सो ऑल टुगेदर अच्छी परफॉर्मेंस है ऑल टुगेदर। एक तो मैं समझता हूँ कि आगे बड़े टफ मैच आएंगे। ये तो चलो हो गया 45 रन। आई स्टिल थिंक ये 3 ओवर की बात होती है कि 3.5-4 ओवरों में आप 50
आराम से कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग आपके पास विकेट्स है। तो Wicket. हमने पहली विकेट ले ली, तो उसके अंदर आपने एक डैम्पर डाल दिया। तो बट एट द एंड ऑफ द डे विक्ट्री विच मैटर्स। आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपके पास दोबारा लौट के आता हूं। लीना सर ने भी हमें ज्वाइन की। लीना, आप मुझे सुन पा रही? जी जी, मुझे आवाज आ रही जी, है। बहुत शुक्रिया। आपसे पहले भी बात हुई थी और पाकिस्तान बड़ा थ्रिलिंग मैच न्यूजीलैंड से जीता था। बताइएगा आज के मैच के बारे में आपके क्या एक्सपर्ट कमेंट्स हैं? देखिए, आज का मैच पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी मैच था, क्योंकि आज पाकिस्तान टॉस हारा है पहली दफा, और हार के पाकिस्तान टॉस जीता है गालिबन मेरे ख्याल में। जी 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 हाँ, टॉस जीता है, और उसके बाद जीत के पाकिस्तान ने पहली दफा ये फैसला किया कि हम बैट करेंगे पहले। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान टेस्ट करना चाहता है कि अगर क्रंच मैच में टॉस हार गए और पहले बैट करना पड़ा तो क्या होगा। और उसमें पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स किया, 190 रन बनाए। अच्छा, और भी आसानी से जीत जाते, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा मैच जीता। और अब पाकिस्तान के बॉलर्स को और बैट्समैन को पता है कि अगर पहले बैट करना चाहें या करना पड़ा, टॉस हार गए कहीं सेमीफाइनल में या इंशाल्लाह फाइनल में, तो फिर हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, और क्या करना पड़ेगा और किस तरह बैट करने पड़ेगा, और पहले जो कंडीशंस हैं वो क्या होती हैं, और बॉलर्स को किस तरह जब सेकंड बॉल करेंगे वेटेज बॉल के साथ तो कैसे रिस्पॉन्ड करना होगा। तो ये बहुत अच्छा हुआ पाकिस्तान से। और आप क्या समझती हैं, स्कॉटलैंड से इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते तो सेमीफाइनलिस्ट कौन हो? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका? क्योंकि लगता है इंग्लैंड तो टॉप पे आएगा। विच टीम सूट्स पाकिस्तान? अब देखिए, पाकिस्तान के लिए दोनों ही जो है ना, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका, बहुत मुश्किल नहीं होने चाहिए। साउथ अफ्रीका इसलिए नहीं कि साउथ अफ्रीका हमेशा बड़े मैच में चोक करते हैं, तो वो हमारे लिए इतने डिफिकल्ट नहीं होने चाहिए। वो बड़े मैच में कभी आज तक उन्होंने, उनकी बेहतरीन टीम भी जब होती थी, अब तो उतनी अच्छी है भी नहीं, जब एक बेहतरीन टीम होती थी जब वो चोक कर जाते थे। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो टफ ओपोनेंट होते हैं, क्योंकि वो कभी चोक नहीं करते, और वो बहुत ही जो है मजबूत, उनके जो नर्व्स हैं बड़े मजबूत हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान चाहेगी कि साउथ अफ्रीका मिल जाए हमें सेमीफाइनल। अच्छा, मेरे साथ रहेगा। राजा साहब, आप बताइए, क्रिकेट की जाहिर बात है हर पाकिस्तानी बड़ा शौकीन होता है। आप फॉलो कर रहे हैं पाकिस्तान की T20 की जबरदस्त किस्म की जो इस वक्त जर्नी है? बिल्कुल जी, मैं तो तब से फॉलो कर रहा हूँ कि जब 92 का वर्ल्ड कप था तो मैंने ऑस्ट्रेलिया में वो देखा था, और इमरान खान, हाँ जी, उस वक्त से फॉलो कर रहा हूँ माशाल्लाह जी। तो आई थिंक कि ये जो अभी इन्होंने बात की कि एक तो पाकिस्तान ने ये टेस्ट किया कि जनाब अगर हमें पहली बैट करना है तो हमने किस अंदाज में बैटिंग करनी है। नंबर 2, एक चीज ज़हन में रखिए कि जब सेकंड आपकी आती है बॉलिंग का वक्त, तो बैटिंग उनके लिए आसान थी, ऑस पड़ जाती है। हाँ, ऑस पड़ जाती है, स्पिन नहीं हो रही होती, बॉल की हर ओवर में आपको 2 दफा तो उसको खुश करना पड़ जाता है। तो ये वो फैक्टर्स थे कि पाकिस्तान ने एक्सपीरियंस किया। एंड आई बिलीव कि आज का दिन अगर शाहीन अफरीदी, अगर हमारे दूसरे बॉलर्स इंडिया के खिलाफ इस तरीके से अटैकिंग बॉल किया है, तो थोड़ा सा शायद वो मेंटली उनका आज मूड नहीं था कि उस अंदाज में वो अटैक करते और विकेट्स लेते। बट अगेन इट्स अ विन, एंड आई बिलीव कि चाहे साउथ अफ्रीका हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, आपको जो दुबई की विकेट है ना, ये बड़ा मैटर करती है, और टॉस बड़ा मैटर करेगा। हाँ, ये बड़ी मैटर करेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस भी अपनी पिचेस पे बड़ा अच्छा खेलते हैं। वो पिचेस बड़ी मार पड़ी है इंग्लैंड से। तो पाकिस्तान को ये एज तो होगा कि विकेट जो सी है, ये जो पिच पर है, इसमें बड़ा अच्छा उनको मौका मिलेगा। लेकिन अगेन अब अगर इनकी परफॉर्मेंस आज 45 रन की थी, तो स्कॉटलैंड में इनको थोड़ा सा कवर करके बता देना चाहिए कि जनाब ठीक है, वो अगर एक मैच में ये थी पोजीशन, बट अगेन उससे मॉरली जो आपकी दूसरी टीम होगी उस पर बड़ा असर होगा, जिससे आपके सेमीज होंगे कि जनाब इन्होंने स्कॉटलैंड को इस अंदाज में बुरी तरह से हराया, जिसकी वजह से उससे बड़ा अच्छा आप सेमीज के लिए मेंटली और उसको खेलेंगे, और दूसरी टीम प्रेशर। और हमेशा कहते हैं क्रिकेट में ताहिर साहब कि जो मोमेंटम होता है विनिंग का, उस स्ट्रीक को कंटिन्यू करना चाहिए। योर थॉट्स? बाबर और इनकी रिजवान की जो आज पार्टनरशिप 100 की फिर ऊपर मार, वो बड़ी कमाल थी। जो फील्डिंग और बॉलिंग की तरफ आपने इशारा किया वो ठीक है। बाज़ औक़ात टीम नफसियाती तौर पे दूसरे को लाइट लेती, और वो टीम फिर बड़ा अच्छा एक परफॉर्म करती है। लेकिन इस वक्त जो अमेजिंग एस्पेक्ट है कि जिस मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है और जिस मुल्क के जो खिलाड़ी हैं ज़्यादातर उन्हें मौका ही नहीं मिलता, तो ये अमेजिंग एक पहलू है कि जो बाकी मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान का है कि इसके खिलाड़ी जो हैं और इसका जो टैलेंट है
वो बाहर इंटरनेशनल एक एरिना में ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं और पाकिस्तान को मुसलसल आवाम को खुशियाँ दे रहे हैं। तो ये एक बहुत हमारे लिए हौसला अफजा ख़बर है। और दूसरा ये है कि ये अगर जारी रहा और पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स कल्चर है उस पर भी बड़ा मुस्बत असर पड़ रहा है। मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो नौजवानों में, यूथ में इसकी बड़ा है, उनके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आया है, एहसास आया है और वो खुश हैं। स्पेशली तो जो इस मोमेंटम इंडिया को- न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड और इसमें अफगानिस्तान को हम हराया। नौजवानों को हमने एक बिल्कुल एक खुशी का एक मौका और सामान मुहैया किया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा वक्त खत्म हुआ जाता है, लेकिन ज़बरदस्त नोट पे हम इसको प्रोग्राम को अपने अख्ताम कर रहे हैं कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जीते, फाइनल जीते और T20 वर्ल्ड कप 2009 में जो जीता था दोबारा उस परफॉर्मेंस को इंशाल्लाह रिपीट करे और इंशाल्लाह करेगा, हंच है मेरा। लेकिन अपने तमाम मेहमानों का, पीजे मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, लीना मोइज़ का बहुत शुक्रिया, राजा मेरा बात साहब आपका, ताहिर मलिक साहब आपका। व्यूअर्स, ये आज का शो था। कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब खिताब करने जा रहे हैं, उस पर हम ज़रूर फॉलोअप कर रहे होंगे। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम 10 तक की टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।